अक्सर आप लोग देखते होंगे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की खूब चर्चाएं होती रहती हैं। भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं कहते थे गांधी को महात्मा? गांधी जी को महात्मा क्यों नहीं कहते थे भीमराव अंबेडकर? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक सामान्य जानकारी देखते हैं। तो गांधी और अंबेडकर के संबंध कैसे थे, इस सवाल पर लंबी बहसें होती रही हैं और काफी कुछ कहा सुना जा चुका है। खुद बाबा साहब अंबेडकर ने तो गांधी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप भंगी नहीं है तो आप हमारी बातें कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर भंगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से भंगी है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। किसने कहा था ये बात? कही थी किसने? महात्मा गांधी ने। साल 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर लंबी बात की थी। और अंबेडकर, मैं 1929 में पहली बार गांधी से मिला, एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझे खत लिखा और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। ये कौन कह रहा हूं? भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं। फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए और पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो जेल में थे और यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि तब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी से मिला था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूं, और क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी, मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। और आप देखिए, आमतौर पर भक्तों के रूम में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूम में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूं। कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर साहब गांधी जी के लिए बात कह रहे हैं। और सवाल, आपने जो भी देखा हो उसके बारे में संक्षेप में क्या कहेंगे? अंबेडकर कहते हैं, खैर शुरू में मुझे यही कहना होगा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो भारत के इतिहास में एक विकर्ण था। वो कभी योग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं और उनकी याद इसी कारण आती है कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है। और आप देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अंतिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफी पहले भूल चुके होते। सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मूलभूत बदलाव किए हैं? अंबेडकर कहते हैं, नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले, पहला हरिजन अंग्रेजी में और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। और यदि आप दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया है। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्ण, श्रम, धर्म और या फिर सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे और जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ नहीं लिया और उनकी जितनी भी जीवनियां लिखी गई वो उनके हरिजन और युवा भारत का पर आधारित हैं, गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं।
और फिर सवाल होता है कि फिर जाति संरचना में हरिजन को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे उनकी असली इरादा क्या था। तो भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं वो सिर्फ ऐसा चाहते थे कि अनुसूचित जाति के बारे में दो चीजें हैं, हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के स्तर पर तक पहुंच सकें। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। हम पिछले 200 वर्षों में से अस्पृश्यता को ढो रहे हैं, किसी ने इसके बारे में चिंता नहीं की। हाँ, कुछ कमियां हैं जो बहुत हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए लोग पानी नहीं ले सकते, लोगों के पास खेती करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं, अर्थात देश में उनकी स्थिति एक समान होनी चाहिए और उनके पास उच्च पदस्थ होने के अवसर भी होने चाहिए ताकि न केवल उनकी गरिमा बढ़े बल्कि वो रणनीतिक स्थितियों में रहते हुए अपने लोगों की रक्षा कर सके। गांधी इस विचार के बिल्कुल विरोधी थे, बिल्कुल खिलाफ। और सवाल आता है कि वो गांधी मंदिर में प्रवेश होने जैसे मुद्दों से संतुष्ट थे। अंबेडकर कहते हैं वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार देना चाहते थे और अब हिंदू मंदिरों की कोई परवाह नहीं करता। अस्पष्ट इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मंदिर जाने का कोई परिणाम नहीं है, वो अस्पष्ट ही बने रहेंगे चाहे वो मंदिर जाए अथवा नहीं। उदाहरण के लिए लोग अछूतों को रेलवे में यात्रा करने की इजाजत नहीं देते और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेलवे उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करने जा रही है। वो ट्रेन में एक साथ यात्रा करते हैं। जब भी रेल में हिंदू और ये आप देखते हैं कि क्या हिंदू और आसपास साथ यात्रा करते हैं तो वो अपनी पुरानी भूमिका में होते हैं। और सवाल आता है तो क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू हैं? तो अंबेडकर कहते हैं हाँ, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे, उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें, ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज्य की उनकी अवधारणा का विरोध ना करें। क्या ना करें? विरोध ना करें। और मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कुछ सोचा। और आप देखते हैं कि सवाल, क्या आपको लगता है कि गांधी के बिना राजनीतिक आज़ादी मिल सकती थी? तो अंबेडकर जी कहते हैं जी हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये धीरे धीरे हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर स्वराज भारत में धीरे धीरे आता तो ये लोगों के लिए फायदेमंद होता। ब्रिटिशों से ग्रस्त हर समुदाय या लोगों का हर समूह स्वयं को मजबूत करने में सक्षम होता है अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता। आज हर चीज एक बाढ़ के समान आ गई है, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मुझे अक्सर लगता है कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी सबसे वाहियात पार्टी है। सवाल है कि क्या गांधी में धीरज नहीं था या कांग्रेस पार्टी में? तो अंबेडकर कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कि अचानक इटली आज़ादी देने के लिए तैयार क्यों हो गए। ये एक गोपनीय विषय है। जो मुझे लगता है कि इटली किसी दिन अपनी जीवनी में दुनिया के सामने लाएंगे। वो उस दिन मुकाम तक कैसे पहुंचे? किसी ने अचानक इस बदलाव के बारे में नहीं सोचा था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये मुझे अपने आकलन से लगता है कि लेबर पार्टी ने दो कारणों से यह फैसला किया। पहला, सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेना इस देश पर राज करे। ब्रिटिश को पूरा भरोसा था कि देश को चाहे कुछ भी हो जाए, राजनीतिक चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इस मिट्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं बदलेंगे। इस सोच के साथ वो अपना प्रशासन चला रहे थे। उस सोच को बुरी तरह धक्का पहुंचा जब उन्हें पता चला कि सैनिक एक पार्टी या फिर बटालियन बना रहे हैं जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे में ब्रिटिश इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर उन्हें भारत पर शासन करना है तो इसका इकलौता आधार ब्रिटिश सेना से संचालन हो सकता है। 1957 की बात करें, जब भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उन्होंने पाया कि ब्रिटिश के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो भारत में लगातार इतनी यूरोपीय सेना मुहैया कराते रहें जिसके जरिए शासन किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो मुझे लगता है कि हालांकि मेरे पास ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ब्रिटिश सैनिक सेना को फौरन समाप्त करना चाहते थे ताकि वो नागरिक पेशे अपना सकें। आप जानते हैं कि सेना को धीरे धीरे कम करने के पीछे कितनी नाराजगी थी। ये सब बातें भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं, समझ रहे आप लोग। और क्योंकि जिन्हें सेना में से नहीं निकाला गया, वो सोचते थे कि जिन लोगों को सेना से निकाल दिया गया वो उनका नागरिक पेशा हत्या रहे थे और उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। लिहाजा भारत पर शासन करने के लिए पर्याप्त ब्रिटिश सेना रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तीसरी बात, मुझे लगता है कि इसके अलावा उन्होंने सोचा कि भारत से उन्हें सिर्फ वाणिज्य चाहिए
और सिविल सर्वेंट की पगार या सेना की आमदनी नहीं। ये तुच्छ चीजें थी। व्यापार और वाणिज्य के रूप में इनका बलिदान करने में कोई हर्जा नहीं था। भारत आजाद हो जाए, उसकी स्थिति स्वीकृत डोमेन या उससे कमतर हो। और आप देखेंगे कि लेकिन व्यापार और वाणिज्य बना रहना चाहिए। मैं इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लेबर पार्टी की मंशा यही रही होगी। अब सवाल आता है कि पूना समझौते की बात करते हैं। आप उस समझौते में शामिल थे, क्या आपको याद है कि उस दौरान गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई थी? तो अंबेडकर हल्के स्वर में कहते हैं, हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि ब्रिटिश सरकार ने मैकडोनाल्ड के दिए मूल प्रस्ताव में मेरा सुझाव मान लिया था। मैंने कहा था कि हम एक समान निर्वाचित निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं ताकि हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के बीच दरार बनी रहे। हमें लगता है कि अगर आप एक समान निर्वाचन प्रतिनिधि उपलब्ध कराते तो हम समाहित हो जाएंगे और अनुसूचित जाति के नामित वास्तव में हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, आज़ाद नहीं रहेंगे। अब मैंने राम से मैकडोनाल्ड से कहा कि वो इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें अलग निर्वाचन प्रतिनिधि आम चुनाव में अलग मत दें, और ताकि गांधी ये नहीं कह सकें कि हम चुनाव के मामले में अलग हैं। पहले मेरी सोच यही थी कि पहले 5 वर्ष हम हिंदुओं से अलग रहें और जिसमें कोई व्यवहार, कोई संवाद ना हो। ये सामाजिक और आध्यात्मिक कदम होता है। आप एक आम मतदाता में भागीदारी के चक्र में क्यों देख सकते हैं? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप जिन अलगाववादी के बारे में सोचते हैं वो सदियों से बड़ी है। ये सोचना मूर्खता है। यदि दो लोगों के एक साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने से उनके दिल बदल जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये गांधी का पागलपन है। खैर, इसे अलग रखा जाना चाहिए। और इस तरह की व्यवस्था में आसपस्तों से मतदान कराते हैं तो आप उन्हें उसी अनुपात की अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करने देते हैं ताकि मतदान पर बल मिले और प्रतिनिधि पर नहीं, ताकि गांधी अन्य लोग शिकायत ना कर सकें। राम से मैकडोनाल्ड ने इसे स्वीकार कर लिया। ये वास्तव में मेरा सुझाव था। मैंने नेपाल से उन्हें पत्र लिखा था और मैं चाहता था कि वो सही यही करें ताकि कोई समस्या ना हो। उन्होंने यही किया, हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया। लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को भेजें, लिहाजा वो समझौते में अलग निर्वाचन क्षेत्रों को नहीं जोड़ना चाहते थे। अनशन पर चले गए। फिर ये मेरे ऊपर आ गया और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप समझौता नहीं मानना चाहते तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम समझौता स्वयं समाप्त करना चाहते थे। हमने समझौता छोड़ दिया और हमने हर वो चीज़ छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। आपको राम से मैकडोनाल्ड का पत्र पढ़ना चाहिए जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हम एक समान निर्वाचन के जरिए दोनों गुटों को एक मंच पर लाकर इस खाई को भरना चाहते हैं। लेकिन गांधी का विरोध इस बात पर था कि हमें आज़ादी के साथ प्रतिनिधित्व ना मिले और लिहाजा उन्हें खुलकर विरोध किया और हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। और गोलमेज सम्मेलन में उनका यही रोक था। उन्होंने, आप देखते हैं कि कहा कि वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय को जानते हैं। संविधान में सिर्फ इन्हीं 3 समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ईसाई, एंग्लो इंडियन, अनुसूचित जाति के लिए संविधान में कोई जगह नहीं। उनके मुताबिक इन लोगों को आम लोगों के साथ मिश्र कर देना चाहिए। मैं जानता हूं कि उनके सभी दोस्त इस सोच को मूर्खता बता रहे थे। इस विषय पर उनके दोस्तों ने ही उनका विरोध किया। और अगर सिख और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हजारों गुना बेहतर स्थिति में है, तो अनुसूचित जाति ईसाइयों को कैसे छोड़ा जा सकता? उनका यही कहना था कि आप लोग हमारी समस्या नहीं समझते। वो बस यही कहते थे। इस मुद्दे पर उनके गहरे मित्र अलेक्जेंड्रिया का उनसे खासा झगड़ा हुआ। जैसा उन्होंने मुझे बताया, एक फ्रेंच महिला जो उनकी अनुयायी थी, मैं उनका नाम भूल गया, उनसे भी गांधी से जमकर झगड़ा किया। हम इस सोच को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आप कहें कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे और एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखते हैं, लेकिन ये कहना मुसलमानों और सिखों को प्रतिनिधित्व देना और अनुसूचित जातियों को नहीं, अजीब लगता है। और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कोई जवाब नहीं। हमने ये उपाय सुझाया था। शुरू में उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने खत में लिखा कि राम से मैकडोनाल्ड ने कहा कि अनुसूचित जातियों के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और फिर उनके दोस्तों ने ही कहा कि वो जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें कोई उन्हें समर्थन नहीं देगा। फिर मालवीय और अन्य लोग हम मेरे पास आए और कहा कि
क्या आप इस समस्या के समाधान में हमारी मदद नहीं कर सकते? मैंने कहा कि हमने ब्रिटिश शासन से जो पाया उसकी बलि चढ़ाकर आपको मदद नहीं करना चाहते। फिर सवाल आता है कि और आप अपने विचार पर टिके रहे। तो भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं हल्की स्वर में, जैसा मैंने कहा कि मैंने दूसरा विकल्प सुझाया था। विकल्प ये था कि हम लोग इलेक्टोरेट छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसके लिए तैयार थे कि आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम चुनाव खड़े होने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पहले प्राथमिक में चुनना, चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्य ही चुनते। उन्हें 4 लोगों को चुनना था चाहिए था, फिर उन 4 लोगों को आम चुनाव में खड़ा होना चाहिए। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए ताकि हम कुछ भरोसा दे सकें और आप अपने उम्मीदवार को वापस ना लें। ऐसे में हम उन लोगों को चुन सकेंगे जो संसद में हमारी आवाज़ बन सकें। ये प्रस्ताव गांधी जी को स्वीकार करना था और उन्होंने किया, और हमें इस प्रस्ताव का सिर्फ एक चुनाव में फायदा मिला। 1937 के चुनाव में फेडरेशन ने चुनाव में बहुमत हासिल किया। गांधी के एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। अब सवाल आता है, तो क्या उन्होंने अपनी ओर से भारी मोल तोल किया? तो भीमराव अंबेडकर साहब इस पर कहते हैं, अंबेडकर बिल्कुल उन्होंने तोल मोल किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपकी जिंदगी बचाने को तैयार हूं, बशर्ते आप अड़ियल मत बने। लेकिन मैं अपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके आपकी जिंदगी बचाने नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने कितना परिश्रम किया, और आप देखते हैं कि क्या परिश्रम किया, और आप देखेंगे कि मैं इस बात को अच्छी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं आपकी सनक के लिए अपने लोगों के हितों का बलिदान नहीं करने जा रहा हूँ। और आप देखिए, इस सिर्फ उनकी सनक थी। एक कैसे हो सकता है जिन सामान्य चुनाव से स्थितियां बदलने की बात की जा रही थी वो स्थितियां ना बदल पाए। सवाल आता है कि वो इस पर उन्होंने क्या कहा? तो अंबेडकर वो कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने अनुसूचित जाति को लीडर लेकर भारी डर था कि वो सिख और मुस्लिम की तरह आज़ाद निकाय बन जाएंगे और हिंदुओं को इन 3 समुदाय के समूह से लड़ना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि क्या लड़ना पड़ेगा, और ये उनके दिमाग में था, और वो हिंदुओं को दोस्तों के बिना छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या छोड़ना नहीं चाहते थे? और फिर सवाल आता है कि तो शायद ही उन्होंने उन्होंने पूरी तरह राजनीतिज्ञ की तरह काम किया। तो आप देखिए, अमेरिका कहते हैं राजनीतिज्ञ की तरह वो कभी महात्मा नहीं थे। मैंने उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा, और वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी। तो ये कहानी है पूरी कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा। धन्यवाद।